Hello everyone, this is Apna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to read History NCERT Class 8 Chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. This is the third part of this chapter. अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सब आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुडर्स स्टील। इस टॉपिक में हम टीपू सुल्तान के बारे में, उनके सोर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो रिलेटेड है वुडर्स स्टील से। इंडिया में जितना भी जो स्टील का या आयरन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने मैसूर में 1799 तक रूल किया था और उन्होंने 4 बार जो है वॉर किया था ब्रिटिश के साथ। और उनकी सोर्ड के साथ ही उनकी मतलब अपनी सोर्ड को उन्हें अपनी तलवार से, अपनी सोर्ड से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो फाइट करते करते ही अपनी सोर्ड को हाथ में लेके उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो सोर्ड है उन्हें इंग्लैंड के म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे उनकी सोर्ड में ऐसा क्या स्पेशल था जो कि इस चैप्टर में टीपू सुल्तान की सोर्ड के बारे में बात की जा रही है। तो उनकी जो सोर्ड थी वो इतनी ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी की थी, उसका जो स्टील था वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी भी दुश्मन के जो कवच होते हैं उनको तोड़ के उसको मतलब आर पार चला जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का की वो सोर्ड थी। टीपू सुल्तान की जो सोर्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील से बनाई गई थी, जिसे कि वुटिस कहा जाता था। और ये जो है सारे साउथ इंडिया में फेमस था। जो फ्रांसिस बुचानन थे उन्होंने टूर किया था मैसूर में 1800 में। उन्होंने मैसूर की यात्रा की थी। तो उन्होंने टीपू सुल्तान की डेथ के बाद उनकी जो सोर्ड थी उसमें जो स्टील था उस पर काम किया था। मैसूर में वुटिस स्टील पर बहुत से मतलब सैकड़ों लोगों के द्वारा स्मेल्टिंग फ्रेंसिस का काम किया जाता था। इस फ्रेंसिस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ और उसको एक क्ले पॉट में रखा जाता था। उसके बाद उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद स्टील इनगॉट्स में उसको प्रोड्यूस किया जाता था, फिर उससे सोर्ड बनाई जाती थी। तो सिर्फ ये जो सोर्ड बनाने का जो काम था ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, बल्कि सेंट्रल एशिया में भी ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे किया जाता था। वुड्स जो है ये वर्जन है, मतलब एक बिगड़ा हुआ सा नाम है। कनाडा में एक वर्ड होता है उक्कू, तेलुगु में हुक्कू एंड तमिल में और मलयालम में उरुक्कू, मीनिंग स्टील। इन सब जो वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग होता है वो स्टील होता है। जो वुड्स जो वर्ड है इन्हीं वर्ड्स में से निकला हुआ एक मतलब मिक्स या बिगड़ा हुआ नाम इसको कह सकते हैं। तो बाद में जो ये काम है ये वुड्स स्टील के नाम से फेमस हो गया। जो माइकल फैराडे थे एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया था। उन्होंने 4 साल कंप्लीट स्टडी की। इंडिया के जो वुड्स थे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने 4 ईयर्स उन्होंने स्टडी की थी। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी की थी इसके बारे में, वुड्स स्टील से रिलेटेड। तो इंडिया में जो वुड्स स्टील इतना फेमस था, इतना ज़्यादा प्योर था, स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का था। तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में ये जो बिज़नेस है या ये जो वुड्स स्टील का इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था, या लोगों की जो जीविका थी उस पर बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया था। जो मिड 19th सेंचुरी थी तब आते आते तब तक ये जो वुड्स स्टील का जो काम था ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल डाउन हो गया था, मतलब कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? इसका ये कारण था कि ब्रिटिश ने जो आयरन और स्टील था वो इंग्लैंड से मंगवाना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड से वो उसको एक्सपोर्ट करता था, इंडिया से मंगाने के बजाय इंग्लैंड से उसको एक्सपोर्ट करता था। और इससे जो स्टील का जो प्रोडक्शन था, जो क्राफ्ट पीपल थे इंडिया के, इन सब पे बहुत ही बुरा असर इसका पड़ा था। तो चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं, एबेंडॉन फ्रेंसिस इन विलेज। जो वुड्स स्टील का प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा
इसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल जो चीज़ें हैं इसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में ये जो काम है ये कोई इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्री में नहीं किया जाता था, बल्कि ये घरों में, छोटे छोटे गाँवों में ये काम घरों पे किया जाता था। और ये बहुत ही कॉमन सा काम था इंडिया में। ये बिहार, सेंट्रल इंडिया के बिहार में किया जाता था। उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स, अगर आप उस टाइम में जाओ, उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ो, तो बिहार के जो सेंट्रल इंडिया मतलब बिहार है उसके हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स मिल जाया करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा काम था लोगों का अपनी जीविका को चलाने के लिए। और इस काम को करने के लिए जो फर्नेसेस बनाए जाते थे वो ज़्यादातर क्ले के बने होते थे या सन ड्राइड जो ब्रिक्स होती हैं उनके बने होते थे। और ये जो स्मेल्टिंग का काम है ये मेंस के द्वारा किया जाता था, और जो बिलोज हैं ये वुमेन इनको किया करती थी। बिलोज जो होता है, जो फ्रेंसेस जो होता है उसमें हवा भरना और हवा छोड़ना, इसका काम जो है वुमेन द्वारा किया जाता था। लेट 19th सेंचुरी में जो क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग का था ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया था। और जो गांव के लोग थे जो फर्नेसेस या इनसे रिलेटेड जो भी काम किया करते थे, उनका जो काम था, उनका जो प्रोड्यूस जो करते थे वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो चलिए देखते हैं इसके क्या रीज़न थे। तो जो इसका फर्स्ट रीज़न था, जो फॉरेस्ट लॉ थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दिए गए थे। जो गवर्नमेंट थी उसने मतलब एक फाउंडेशन लगा दी थी कि कोई भी जाके जंगल से वुड या आयरन के जो ओर होते हैं या कोई भी जो कच्चा माल इस काम से रिलेटेड है उसे नहीं ले सकता था। तो जो फॉरेस्ट लॉज थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा कड़ा कर दिया गया था। तो इससे जो स्मेल्टर्स थे उनके सामने बहुत ही बड़ा संकट आ गया था कि वो अपने काम को आगे चलाने के लिए जो कच्चा माल होता है, आयरन ओर है, वुड है, चारकोल है, ये सब कहाँ से लेके आए। लेकिन कई बार वो जो है फॉरेस्ट लॉज को तोड़ के फॉरेस्ट में एंट्री करके चले जाते थे। लेकिन ये सब क्या है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक ये तरीका काम नहीं आ पाया, और जो ज़्यादातर जो विलेजर थे उनका जो जीविका थी वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी, या जो उनका काम था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन हर इलाके में गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई नहीं किया था। कुछ स्मेल्टर्स को या कुछ इलाकों में स्मेल्टर्स को जंगल में जाने की परमिशन तो थी, लेकिन उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया गया था, और इससे जो विलेजर्स थे, जो स्मेल्टर्स थे, उनकी जो इनकम थी वो रिड्यूस हो गई थी। तो इससे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता था। और इसके बाद लेट 19th सेंचुरी में जो स्टील और आयरन का जो काम था वो ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा, और धीरे धीरे करके इंडिया ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लगा। स्टील और आयरन का जो सामान होता था ब्रिटेन से वो इंपोर्ट करने लगा, और ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी दशा का टाइम आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे भारत में ब्रिटेन से मंगाई जाने वाली चीज़ों को यूज़ किया जाने लगा था, और अपने देश में जो इसका बिजनेस था या जो छोटे छोटे काम इससे रिलेटेड हुआ करते थे वो मैक्सिमम पूरी तरह से बंद हो चुके थे। और जो लोकल स्मेल्टर्स, कुछ कुछ जो स्मेल्टर्स बचे भी थे इस काम से रिलेटेड, तो उनकी जो क्वालिटी थी या जो डिमांड थी वो क्या है, इंडिया में कम हो गई थी। अर्ली 19th सेंचुरी में जो थोड़े बहुत जो प्रोड्यूस इसको करते थे स्मेल्टर्स, उनके सामने भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो चलिए अब इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इंडिया में आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री कब आई थी? तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे टिस्को कंपनी के बारे में, जो कि जमशेदपुर में है। आयरन स्टील की बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। तो 1904 में 1904 के अप्रैल मंथ में चार्ल्स वेल, जो कि अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे, वो दोराबजी टाटा के साथ, दोराबजी टाटा जो है बड़े बेटे थे जमशेदजी टाटा के, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का ट्रैवल किया था आयरन ओर डिपॉजिट सर्च करने के लिए, क्योंकि एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे। तो वो ऐसे पार्ट में फैक्ट्री अपनी खोलना चाहते थे जहाँ पे कि सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब हो वहाँ पे। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में सर्च किया था जाके, लेकिन काफ़ी महीने तक उन्होंने वहाँ पे सर्च किया, लेकिन उन्हें क्या है, गुड वहाँ पे बहुत ही अच्छा आयरन ओर नहीं मिला एक कंपनी सेटअप करने के लिए। तो इसके बाद उन्होंने अपना जो काम है वो जारी रखा। जमशेदजी टाटा जो थे इनके और भी बहुत ज़्यादा बिजनेस थे, तो ये बहुत ही लार्ज पार्ट जो है, एक बहुत ही बड़ा एक खोलना चाहते थे कंपनी यहाँ पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था विदाउट उन चीज़ों के सोर्स जो होते हैं एक कंपनी खोलने के लिए या फैक्ट्री खोलने के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कच्चा माल चाहिए होता है और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, उस सब के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने उनका जो ट्रैवल था वो जारी रखा।
एक दिन वो ट्रैवल कर रहे थे जंगलों का, दोराबजी और उनके जो साथ में थे वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे जंगलों का। तो वो एक छोटे से गांव से होके गुजरे, तो वहाँ पे कुछ आदमी और औरत जो है आयरन कोर को कैरी करके ले जा रहे थे। तो ये जो पीपल थे अगारीज कम्युनिटी के थे। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें ये आयरन कोर कहाँ से मिला है, तो जो अगारीज कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बताया कि वो जो हिल है पास में, वहाँ से वो इस आयरन कोर को कलेक्ट करके ला रहे हैं, जिसे कि रजहारा हिल कहा जाता था, या उस हिल का नाम था रजहारा हिल। तो जब ये वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो आयरन ओर था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे पानी नहीं था। तो विदाउट वाटर कोई भी कंपनी या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वाटर की प्रॉब्लम के कारण वहाँ भी उन्हें उनका उन्हें अच्छा आयरन कोर मिला था इसको छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने उनका जो सर्चिंग था उसे जारी रखा, और कुछ टाइम बाद उन्हें स्वर्ण रेखा जो रिवर है उसके जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छा आयरन कोर भी मिला, वाटर भी मिला, और वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि ये कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होती हैं जमशेदपुर में। तो उन्होंने जो वहाँ पे कंपनी ओपन की आयरन और स्टील की, उसे टिस्को नाम से जाना जाता है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट कम बिगेन प्रोडक्टिंग स्टील इन 1912। तो 1912 में ये जो कंपनी है इसको सेटअप किया गया था। तो जब टिस्को जो कंपनी है वो सेटअप हुई थी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था, क्योंकि लेट 19 सेंचुरी में इंडिया इंपोर्ट करता था स्टील को ब्रिटेन से। वहाँ से जो तैयार जो माल आता था वो इंडिया में यूज़ किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो इंडिया का रेलवे था उसके लिए भी आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ी, और जो ब्रिटिश जो था वो ये मानता था कि इंडिया में जो प्रोड्यूस किया जाता है स्टील और आयरन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। लेकिन जो टिस्को था उसने इन सारी सिचुएशन को चेंज कर लिया था, मतलब उसने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो आयरन और स्टील था उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो ब्रिटेन है वो यूरोप को सप्लाई करने में लगा था स्टील और आयरन के से तैयार जो माल था वो, और एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे वहाँ पे जो स्टील और आयरन था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जो इंडियन रेलवे था उसने टिस्को की तरफ टर्न किया, उसने रेल का जो सप्लाई था वो टिस्को को सौंप दिया, और टिस्को जो भी प्रोडक्शन करता था उसका 90% जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट उससे बाय कर लेती थी, खरीद लेती थी। तो इससे जो है टिस्को जो कंपनी है उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये भी सेम केस है जैसे कि जो कॉटन टेक्सटाइल था उसका इंडिया में जब दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था, तो उसमें भी जो विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार, उसका बाइकआउट करने के लिए कहा गया था। और सेम ऐसे ही जो स्टील और आयरन का है उसमें भी बाद में ब्रिटेन का जो सामान था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। और इससे जो है हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो प्रोडक्शन था उसमें डेवलपमेंट आया, और इंडस्ट्रीज़ की जो हालत थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और जो नेशनल मूवमेंट थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ, और इंडस्ट्रियल क्लासेस थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और धीरे धीरे करके जो ये बिज़नेस थे, ये जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे भी बहुत सारे जो इंडिया के जो रूल्स थे, मतलब ये था कि अगर उन्हें यहाँ पे अपना रूल चलाना है तो फिर उन्हें बहुत सारी बातें इंडिया की माननी पड़ी। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान। जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कैसे हुआ और उसकी मतलब क्या स्थिति थी। तो जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंडिया से बिल्कुल उल्टा था। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसका ये मानना था कि यूरोप से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए और उसे इंडिया के मार्केट में बेचा जाए। लेकिन जो जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में लगा था। उसने जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस वहाँ पे आए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप हुई, और जो वहाँ के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस फैमिलीज़ थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट ने बैंक के थ्रू उनको बहुत ही सस्ते दामों पे लोन दिलवाए जिससे कि वो अपना जो बिज़नेस है उसको शुरू कर सकें। तो इस तरह से वो जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो गई थी अकॉर्डिंग टू इंडिया।
तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है इस पूरे चैप्टर से कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में। अगर वो चाहे तो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है उसको सपोर्ट करके, अगर ना चाहे तो वो नहीं कर सकती है। क्योंकि जो ब्रिटिश जो रूल था यहाँ पे, अगर वो उस टाइम पे चाहता तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता था, लेकिन ब्रिटिश रूल ने ऐसा नहीं चाहा था। तो चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड बाय।